स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर मधुबाला क्लासेज में। मैं हूं राजेंद्र कुमार वर्मा। आज हम करेंगे हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल, जिसे उद्देशिका भी बोला जाता है। उद्देशिका इसलिए बोलते हैं क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव, जो कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सम्मुख जो है प्रस्तुत किया गया और संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकृत कर लिया। इसलिए इसे उद्देशिका भी बोला जाता है, क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया। अब हम देखेंगे कि जो प्रस्तावना है उसका कॉन्सेप्ट, ये प्रावधान हमने यूएसए के संविधान से लिया है और हमारे जो प्रस्तावना की भाषा है वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। उसके अलावा वी द पीपल ऑफ इंडिया, उसमें जो शब्द है वी द पीपल, वो हमने यूएनओ के चार्टर से लिया है, यानी यूएनओ के संविधान से लिया है। अगर यूएनओ ने कहां से लिया पूछा जाए तो यूएसए के संविधान से लिया है। फिर मैंने पहले बताया कि जवाहरलाल नेहरू ने जो है वो एक उद्देश्य प्रस्ताव लेके आए संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर 1946 में, और जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को हमारी प्रस्तावना के रूप में स्वीकृति प्रदान कर दी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको बताता हूं क्या कारण था जिसके आधार पर प्रस्तावना को रखा गया। क्योंकि आप देखिए, कोई भी एक्ट है, कोई भी विश्व का कोई भी संविधान है, उसमें प्रस्तावना जरूर मिलेगी, क्योंकि समय के अभाव में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कई बार नहीं पढ़ा जा सकता। तो क्या होता है कि व्यक्ति प्रस्तावना को देखता है और प्रस्तावना को जैसे ही देखता है उसको पता चल जाता है कि इस संविधान का उद्देश्य क्या था, उसका दर्शन क्या है, उसके आदर्श क्या है, क्या सिद्धांत है, क्या उससे आकांक्षाएं हैं। ये सभी हमें किससे पता चलती है? प्रस्तावना से पता चलती है। इसलिए इसको संविधान का ब्लूप्रिंट भी बोलते हैं, क्योंकि अगर आप प्रस्तावना को देखते हैं तब आपको इस जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान सभा ने जो संविधान बनाया, हमें पता चल जाता है प्रस्तावना को देखते ही कि उस संविधान सभा के क्या उद्देश्य थे, उसकी फिलॉसफी क्या थी इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, क्या आदर्श है उसके, क्या सिद्धांत हैं और क्या उसकी आकांक्षाएं हैं। ये सभी हमें प्रस्तावना से पता चलती है, तभी इसे ब्लूप्रिंट भी बोला जाता है। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। प्रस्तावना में संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत संसद द्वारा किया जा सकता है, लेकिन इससे पहले हम ये समझेंगे कुछ केस लॉज हैं जिसमें हम ये समझेंगे कि पहले ये कहा गया कि संविधान जो हमारा है उसमें जो प्रस्तावना है वो अंग नहीं है और उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर बाद में ये बात आई कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक भाग है, इसलिए इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो पहला केस जो है वो है री बेरुवारी बनाम भारत संघ 1960, जिसमें ये माना गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। जब संविधान का अंग नहीं है तो उसमें संसद द्वारा आर्टिकल 368 के तहत परिवर्तन नहीं किया जा सकता, तो संशोधन नहीं किया जा सकता। दूसरा केस आया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। री बेरुवारी बनाम भारत संघ में जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में उस फैसले को, उस निर्णय को उलट दिया गया और इसमें यह माना गया कि प्रस्तावना संविधान का क्या है, एक अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। लेकिन इसमें एक बात और सुप्रीम कोर्ट ने कही कि मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जो पूरे की पूरी प्रस्तावना है उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। फिर इसके बाद तीसरा जो है मामला एसआर बॉम्बई वाद 1994 है, जिसमें प्रस्तावना संविधान के आधारभूत ढांचे का भाग है, यह स्वीकार किया गया। फिर चौथा LIC ऑफ इंडिया वर्सेस कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर 1995, सुप्रीम कोर्ट में एक वाद गया जिसमें यह माना गया कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक भाग है। इसी के आधार पर हमारी भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उसमें सिर्फ अभी तक एक बार संशोधन किया गया है, 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसमें प्रस्तावना के मूल ढांचे में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के अंदर जो कहा गया था कि प्रस्तावना के मूल ढांचे में संसद द्वारा किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया
जा सकता, उसी को ध्यान में रखते हुए मूल ढांचे में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, बल्कि 3 शब्द जोड़े गए हैं। अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट 42वां संविधान संशोधन बताता हूं। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, इसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, क्योंकि मूल ढांचे में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया, शब्द जोड़े गए हैं। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। पेपर में कई बार पूछा जाता है कि 3 शब्द कौन से हैं, कई बार एक शब्द भी दे देते हैं, तो आप ध्यान रखिए, अगर अखंडता पूछा जाता है, अगर पूछा जाए 4 ऑप्शन दे दे और उसमें अकेला अखंडता हो तो कभी भी सही नहीं होगा, क्योंकि और अखंडता शब्द जो है वो साथ में आएगा। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, तो ये 3 शब्द जो है वो भारतीय प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़े गए और सिर्फ एक बार ही अमेंडमेंट किया गया है, संशोधन किया गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको हमारी जो प्रीएम्बल है, हमारी जो प्रस्तावना है, उसके अंदर जो शब्द हैं हम उनकी व्याख्या करेंगे। हमारी जो प्रस्तावना है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, वो शुरू होती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो पहले इन 2 शब्दों को समझेंगे। तो पहला है हम भारत के लोग। ये शब्द इसलिए रखा गया, मैंने पहले ही बताया कि ये शब्द जो है हमने यूएनओ के चार्टर से लिया, वी द पीपल, हम लोग, हम भारत के लोग इसलिए बोला गया है क्योंकि जो भारत का संविधान है वो किसके द्वारा बनाया गया, संविधान सभा द्वारा बनाया गया। अब संविधान सभा में कौन थे, जनता के प्रतिनिधि थे, जनता के प्रतिनिधि थे। तो इनडायरेक्ट रूप से भारत के संविधान का निर्माण किसने किया, भारत की जनता ने किया है, इसलिए यह शब्द रखा गया, हम भारत के लोग। फिर है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अर्थात संप्रभुता। संप्रभुता का अर्थ होता है कि हम बाहरी रूप से स्वतंत्र हैं और आंतरिक रूप से सर्वोच्चता। राज्य के 4 अंग हैं, उनमें चौथा जो महत्वपूर्ण अंग है वो है संप्रभुता, जिसका अर्थ होता है कि बाहरी रूप से स्वतंत्रता, अर्थात आप जो विदेशी संबंध है उसे किसी भी दबाव के बिना आप संपन्न कर सकते हो, आप दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित कर सकते हो, संधियां कर सकते हो। तो इस प्रकार बाहरी रूप से आप स्वतंत्र हैं विदेश नीति के मामले में, और आंतरिक रूप से सर्वोच्चता, यानी भारत राज्य के अंदर जो भी संस्था है, जो भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी बड़ा है, कितना भी पुराना है, कितना भी शक्तिशाली है, वो राज्य के अधीन है, राज्य क्या है, सर्वोच्च है। तो इस प्रकार भारत जो है वो संप्रभु भी है। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे समझाता हूं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। तो समाजवाद क्या होता है, जो उत्पादन के साधन होते हैं उन पर सामूहिक स्वामित्व ही क्या होता है, समाजवाद होता है। और फिर जो उत्पादन के साधन हैं उनका प्रयोग जो है लोकहित में करना समाजवाद है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा यह शब्द जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। एक बात ये ध्यान दीजिएगा कि 42वां संविधान संशोधन 1976 जो है वो इतना बड़ा है कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। इसकी अलग से एक वीडियो बनाएंगे। इस टाइम जो है हमारे देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, श्रीमती इंदिरा गांधी। तो वो भारत में समाजवाद लाना चाहती थी, इसलिए उसने प्रस्तावना में क्या जोड़ा, समाजवादी शब्द जोड़ा। तो सुप्रीम कोर्ट ने FN बलसोरा बनाम असम राज्य 1986 का एक केस गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अनुच्छेद 39B जो है, जिसमें लिखा गया है कि देश के संसाधनों का सामूहिक हित में प्रयोग किया जाएगा, तो अपने आप में किसकी डेफिनेशन है, समाजवाद की। फिर 39C धन के केंद्रीकरण पर रोक लगाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि गरीब और गरीब होता चला जाएगा और अमीर होता चला जाएगा। इसके लिए सरकार क्या करेगी, रोक लगाएगी, क्योंकि सरकार देश में क्या लाना चाहती है, समाजवाद लाना चाहती है।
हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें यह शब्द रखा गया कि हमारा जो संविधान है वो पूर्णतः देश के अंदर समाजवाद लाना चाहता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट करते हैं। पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्षता का मतलब होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और वो सभी धर्मों का समान रूप से आदर करेगा और सभी को आगे बढ़ने के लिए, धर्मों की वृद्धि करने के लिए समान अवसर प्रदान करेगा। तो यह है पंथ निरपेक्षता। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा लेकिन सभी धर्मों को बढ़ावा देने के लिए समान अवसर व सम्मान प्रदान करेगा। फिर है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्र का अर्थ होता है कि अंतिम सत्ता जो है वो जनता में निहित हो, यानी जनता ही क्या करती है, शासन जो सत्ता है उसका निर्माता है, और शासन जो है, जो सरकार है, वो अंतिम रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी हो। ये लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। तो भारत में भी हम देखेंगे, चाहे तो राष्ट्रपति है और चाहे प्रधानमंत्री है, यानी अंतिम सत्ता जनता में निहित है, और चाहे वो प्रधानमंत्री है चाहे वो राष्ट्रपति है, अंतिम रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, जनता के प्रति उत्तरदायी है। फिर है गणराज्य। गणराज्य अर्थात रिपब्लिक। हम उस व्यवस्था, उस शासन व्यवस्था को बोलेंगे जिस देश में जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। तो भारत में हमारे जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, हमारे राष्ट्रपति, वो इनडायरेक्ट रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, इसलिए भारत क्या है, एक गणराज्य है। अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इससे आगे के जो है वो आपको समझाते हैं। फिर है न्याय। न्याय का अर्थ होता है जो आपको प्राप्य है वो आपको मिले, जो आपको प्राप्त होना है वो आपको मिले, ये न्याय है। यानी सोसाइटी में चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, सभी को समान रूप से वो चीज मिले, तब वो न्याय कहलाती है। जो उसको प्राप्त होना चाहिए, जो उसको प्राप्त हो जाए, वो न्याय है। जैसे पहला है सामाजिक न्याय। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है हमारी प्रस्तावना में, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमारी प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। देश के संसाधनों का वितरण इस प्रकार किया जाएगा कि सबसे पिछड़े वर्ग को भी उचित भाग प्राप्त हो, यानी जो हाशिए पर व्यक्ति रह रहा है उसको भी क्या होगा, जो संसाधन है देश के वो उसका भाग प्राप्त होगा। यह है हमारा सामाजिक न्याय। फिर है आर्थिक न्याय। जो हमारी बुनियादी आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, वो भी, उसकी भी क्या की जाएगी, पूर्ति कराई जाएगी। कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक जो है वो रोटी, कपड़ा और मकान से वंचित ना हो, इसकी बात की गई आर्थिक न्याय। फिर है राजनीतिक न्याय, यानी आपको वोट देने का अधिकार भी हो, मताधिकार हो आपको, और साथ में आप निर्वाचित हो सके, आपको ये अधिकार भी हमारी प्रस्तावना के द्वारा दिया गया है। अब इसके बाद जो है हम नेक्स्ट देखेंगे, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर है स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो इसमें है विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी आप सरकार की आलोचना कर सकते हैं, या आर्टिकल 19(1)(a) जो है उसमें हम देखेंगे विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता। तो विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता में है आप सरकार की आलोचना कर सकते हैं। सरकार की आलोचना आप मौखिक रूप से भी कर सकते हैं, सांकेतिक रूप से भी कर सकते हैं और लिखित रूप में भी कर सकते हैं। विश्वास की स्वतंत्रता, तो विश्वास की स्वतंत्रता में है कि आप नास्तिक भी हो सकते हैं, भगवान को ना माने, आप आस्तिक भी हो सकते हैं, आपकी भगवान में आस्था हो, राज्य किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। उसके बाद है धर्म की स्वतंत्रता, यानी आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आप किसी भी धर्म को छोड़ सकते हैं, किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करवाया जा सकता। फिर है उपासना की स्वतंत्रता, हम किसी भी विधि से उपासना कर सकते हैं, भगवान की पूजा कर सकते हैं, तो हमें जो है स्वतंत्रता प्राप्त है। विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है प्रस्तावना में, विश्वास की बात की गई है, धर्म और उपासना की बात की गई है, और आगे जो है, जो नेक्स्ट आर्टिकल आएंगे उनमें धर्म की स्वतंत्रता है, उनमें हम इसको विस्तृत रूप से देखेंगे। अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बंधुता,
फिर है बंधुता, भाईचारे की भावना को बढ़ाना। एकता, भारतीय जनता में हम की भावना कि हम भारत। फिर है अखंडता, संपूर्ण भारत जो है एक इकाई है और इसको कोई भी ताकत, कोई भी विचार, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वर्ग इसको विभाजित नहीं कर सकता। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। दो प्रकार की समानता की बात की है, एक तो प्रतिष्ठा की समानता और एक अवसर की समानता। जो प्रतिष्ठा की समानता है उसके अंदर यह किया गया है कि सभी व्यक्ति जो है प्रतिष्ठित है, यानी गरिमा में जीवन होना चाहिए। ये नहीं है कि वो गरीब है तो उसको अलग तरीके से उसके साथ ट्रीट किया जाएगा। सभी को क्या है, गरिमा में जीवन जीने का अधिकार है। फिर है अवसर की समानता, सबको अपना जो विकास है, अपना विकास करने का जो है उसके लिए समान अवसर की प्राप्ति होनी चाहिए। तो सबको जो है अवसर, यानी किस प्रकार का अवसर, विकास करने का अवसर, इसकी समानता होनी चाहिए, अवसर की समानता होनी चाहिए। तो इस प्रकार जो है हमने समानता को देखा। अब एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट समझाता हूं। अपने इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 मिति माघ शुक्ल सप्तमी संवत 2006 को एदद द्वारा हम इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो अंगीकृत का मतलब है कि हम इस संविधान सभा में अपने संविधान को स्वीकार करते हैं। अंगीकृत करने का मतलब होता है स्वीकार करते हैं। फिर अधिनियमित, अधिनियम यानी संविधान सभा में इसे क्या करते हैं, पारित करते हैं। फिर है आत्मार्पित, हम अपने संविधान को अपने हृदय में सजोते हैं। तो इस प्रकार जो है हमने देखा हमारे संविधान की प्रस्तावना को, प्रियम्बल को, उद्देशिका को। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को प्रियम्बल प्रस्तावना समझ आई होगी। धन्यवाद।